नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज से अपन हिस्ट्री चालू कर रहे हैं और हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्यारे साथियों, राजस्थान में अनेक सभ्यताएं हुई हैं और राजस्थान की एक प्राचीन सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा। और ये जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ जिले में है। ये जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता का दोस्तों अर्थ, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या अर्थ होता है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों ये जो कालीबंगा शब्द है ये एक भाषा का शब्द है, ये एक भाषा का शब्द है और ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। प्यारे साथियों, राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान अर्थात पतंगाकार है। देखिए राजस्थान की आकृति लगभग ऐसे है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान अर्थात पतंगाकार। देखिए, अच्छा, राजस्थान की ये आकृति है, ये राजस्थान के ऊपर उत्तर की दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। दोस्तों मैंने राजस्थान के बीचों बीच से एक लाइन खींची, इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखो मैंने आधे राजस्थान को यहाँ मिटाया, देखो ये आधे राजस्थान को मिटाया, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ दक्षिणी राजस्थान को मिटाया है। अब आपके पास में स्क्रीन पे ये जो राजस्थान है ये उत्तरी राजस्थान है। अब मैं इसी उत्तरी राजस्थान को यहाँ पे जूम करता हूँ। देखो ये उत्तरी राजस्थान है और इसी उत्तरी राजस्थान को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जूम। इससे कोई अपन को दिक्कत है क्या? नहीं। देखो ये उत्तरी राजस्थान मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, जूम कर दिया। देखो अच्छा, उत्तरी राजस्थान को जूम किया। अच्छा, उत्तरी राजस्थान में दोस्तों यहाँ एक जिला पड़ता है जिसका नाम है गंगानगर। क्या नाम है? गंगानगर। और यहाँ एक जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। यहाँ एक जिला है जिसका नाम है अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़। साथियों राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अपन ऊपर जाएंगे तो ऊपर पड़ता है पंजाब। कौन पड़ेगा? पंजाब। इधर पड़ता है हरियाणा और इधर पड़ता है यूपी। थोड़ा सा इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पड़ता है दोस्तों, एक जगह पड़ती है और जगह का नाम है हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ राजस्थान में एक जगह पड़ती है और जगह का नाम है हिमाचल प्रदेश। ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं। उस हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं, उनमें से एक पर्वतमाला है उसका नाम है शिवालिक। कौन सी पर्वतमाला? शिवालिक पर्वतमाला। देखो बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं, उनमें से एक पर्वतमाला है उसका नाम है शिवालिक पर्वतमाला। और इस शिवालिक पर्वतमाला के ऊपर कुछ पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, उनमें से एक पहाड़ी है और पहाड़ी का नाम है कालका की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम है कालका की पहाड़ी। कालका की पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? हिमाचल प्रदेश, शिवालिक पर्वतमाला और उसके ऊपर ये पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? कालका की पहाड़ी। देखिए साथियों, बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु में कालका की पहाड़ी पे ये हो रही है वर्षा। क्या हुई? वर्षा। किसी भी पहाड़ी पे यदि वर्षा होती है तो वहाँ से एक नदी निकलती है, एक नदी का उद्गम होता है। दोस्तों यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ और इस नदी का नाम है यहाँ घग्गर नदी। कौन सी नदी है ये घग्गर नदी है। इस घग्गर नदी को दोस्तों हम घग्गर नदी कहते हैं, इसे हम नट नदी भी कहते हैं, इसे मृत नदी कहते हैं, इसे पाट नदी कहते हैं, इसे सोतर नदी कहते हैं, इसे नाली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली नदी। इस घग्गर नदी को हम राजस्थान का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का शोक। इसका प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। क्या प्राचीन नाम है? सरस्वती नदी। देखिए दोस्तों, एक नदी का उद्गम हुआ कालका की पहाड़ी से जिसका नाम है घग्गर नदी। इसे नट नदी, मृत नदी, पाट नदी, सोतर नदी, नाली नदी, राजस्थान का शोक और प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। ये जो घग्गर नदी है राजस्थान में यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से प्रवेश करेगी दोस्तों और यहाँ एक गांव पड़ता है जिसका नाम है तलवाड़ा। कौन सा गांव है? तलवाड़ा। तलवाड़ा गांव और ये टिब्बी तहसील में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? टिब्बी तहसील। और टिब्बी तहसील पड़ती है दोस्तों हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश किया, तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़। ये जो घग्गर नदी है इसके किनारे यहाँ एक झील बनी हुई है और झील का नाम है तलवाड़ा झील। इसके किनारे एक दुर्ग भी बना हुआ है और दुर्ग का नाम है भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? भटनेर का दुर्ग। याद रखना है, इस भटनेर के दुर्ग पर राजस्थान के सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। कैसे आक्रमण हुए हैं? विदेशी आक्रमण हुए हैं।
एक बार एग्जाम में पूछा कि राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जिस पर राजस्थान के सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए हैं। तो राजस्थान के सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण वाला दुर्ग तारागढ़ अजमेर, और विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग भटनेर का किला हनुमानगढ़। देखिए दोस्तों, ये नदी वर्षा के दिनों में यहाँ जाती है अनूपगढ़, और ये जो नदी है, जब यहाँ कालका की पहाड़ी पे तेज वर्षा होगी, जब तेज वर्षा होगी तो नदी दोस्तों तुम्हारा ये राजस्थान को क्रॉस कर जाएगी और यहाँ पाकिस्तान पहुँच जाएगी। यहाँ कुत्ते की आकृति जैसा एक देश है दोस्तों जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पहुँच जाएगी ये नदी। कहाँ? यहाँ पाकिस्तान में एक जगह है, और जगह का नाम है दोस्तों फोर्ट अब्बास। कौन सी जगह है ये? फोर्ट अब्बास। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि घग्गर नदी का अंतिम गंतव्य बिंदु है, तो घग्गर नदी का अंतिम गंतव्य बिंदु है पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास। देखिए, इस नदी को, घग्गर नदी को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। अच्छा, इस नदी को पाकिस्तान में, या घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को पाकिस्तान में अकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अकरा के नाम से जाना जाता है। जबकि इस नदी के बहाव क्षेत्र को गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसको नाली के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को गंगानगर हनुमानगढ़ के पास नाली के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ नाली के नाम से एक जानवर है भेड़, और उस भेड़ की नस्ल का भी नाम होता है नाली। और ये नाली जो भेड़ की नस्ल है, जो यहाँ घग्गर नदी के किनारे गंगानगर व हनुमानगढ़ में मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नाली क्या है? भेड़ की नस्ल है। कहाँ मिलती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। प्यारे साथी, ये जो घग्गर नदी है, इसी के किनारे यहाँ एक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ और नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। देखिए, हम एक सभ्यता पढ़ रहे हैं और सभ्यता का नाम है कालीबंगा, जो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, और जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और जो कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है, किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी कहाँ से आती है? हिमाचल प्रदेश शिवालिक पर्वतमाला की कालका की पहाड़ी, और उसके ऊपर वर्षा हुई तो क्या निकली? एक नदी। इस घग्गर नदी को क्या कहते हैं? देखो, अलग अलग नामों से जाना जाता है। घग्गर नदी, नट नदी, मृट नदी, पाट नदी, सोतर नदी, नाली नदी। राजस्थान का शोक और प्राचीन नाम सरस्वती नदी। राजस्थान में कहाँ से एंटर हुई? तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील और हनुमानगढ़ से। इसके किनारे कौन सी झील? तलवाड़ा झील। दुर्ग कौन सा? भटनेर का दुर्ग। तो याद रखना है कि इस घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, और उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा। प्यारे साथियों, हम एक सभ्यता पढ़ रहे हैं। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, मैं यहीं जयपुर में एक चाय की दुकान पे चाय पी रहा था। जब चाय की दुकान पे चाय पी रहा था तो उस दिन पाकिस्तानी भी एक आदमी चाय की दुकान पे चाय पी रहा था, और ये जो पाकिस्तानी आदमी चाय की दुकान पे जो चाय पी रहा था, ये कुछ ज़्यादा बड़बड़ा रहा था, ज़्यादा बड़बड़ा रहा था, ज़्यादा बात कर रहा था। मैंने उसको कहा कम बोल। उसने कहा कम क्यों बोलूँ? मनुष्य जीवन की उत्पत्ति हमसे हुई है। मैंने कहा तूने कहाँ पढ़ा है कि मनुष्य जीवन की उत्पत्ति तुमसे हुई है? मनुष्य जीवन की उत्पत्ति तो हमसे हुई है, भारत से हुई है, राजस्थान से हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य जीवन की उत्पत्ति हमसे हुई है। मैंने कहा नहीं, हमने तो ये पढ़ा कि मनुष्य जीवन की उत्पत्ति हमसे हुई है। उन्होंने कहा तुमसे हुई है, तो इस बात का कोई प्रमाण बताओ, इस बात का कोई साक्ष्य बताओ कि यहाँ तुम्हारे यहाँ मानव काफ़ी लंबे समय से रहता आ रहा है। इस बात के तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, क्या साक्ष्य है? इसका मतलब उसने हमको ये कहा कि तुम्हारे यहाँ प्राचीन काल की कोई ऐसी कोई प्राचीन सभ्यता हो, उसे तुम मुझे बताओ। मैंने कहा ठीक है, अगली बार जब इस चाय की थैली पे मिलेंगे तो मैं तुमको ये बात बताऊंगा कि देख हमारे यहाँ 1000 साल पुराना ये मिला है, 2000 साल पुराना ये मिला है, मनुष्य इसे यूज़ करता था, है ना। तो अगले दिन क्या हुआ, मैं क्लास में आया और ये बात मैंने सब क्लास में बच्चों को कही। तो सारे बच्चे इस बात के लिए तैयार हुए कि सर हम भी उसको साथ में जवाब देंगे, उस पाकिस्तानी को। अब क्या है, बच्चे ढूंढने लगे कोई प्राचीन सभ्यता मिल जाए। तो तुम ऐसे मानो कि हमारी क्लास का लड़का, और उस लड़के का नाम है अमलानंद। क्या नाम है? अमलानंद घोष, ये पूरा नाम है। एक क्लास का लड़का आप ऐसे समझो जिसका नाम है अमलानंद घोष। ये घूमता पहुंच गया साहब हनुमानगढ़। कहाँ पे पहुंच गया? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ पहुंच गया, और हनुमानगढ़ में ये उस गांव में पहुंच गया। उस गांव का नाम है कालीबंगा। कौन सा गांव है? कालीबंगा। वहाँ पहुँच कर वहाँ से मुझे टेलीफोन कर रहा है कि गुरुजी सभ्यता मिल गई। मैंने कहा कहाँ मिली? क्या सभ्यता मिल गई? हनुमानगढ़ है, और हनुमानगढ़ से रास्ता जाता है, एक गांव पड़ता है कालीबंगा, वहाँ है, कालीबंगा में है। मैंने कहा अच्छा, तो ये जो कालीबंगा सभ्यता मिली है, जो जिसने ये सर्च किया है, जिसने इसको ढूंढा है,
यानी कि ढूंढने को कहते हैं खोज करना, और जो व्यक्ति खोज करता है ना उसको बोलते हैं खोजकर्ता। तो कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता कौन हो गया साहब? अमरानंद घोष। और कालीबंगा सभ्यता की जो खोज हुई है ये हुई 1951-52 में। कब हुई? 1951-52 में। और खोजकर्ता कौन हुआ? अमरानंद घोष। अब भाई कालीबंगा सभ्यता में हमारा एक आदमी पहुंच चुका है, कौन? अमरानंद घोष। अब अमरानंद घोष ने मुझे दोबारा से टेलीफोन किया कि गुरु सभ्यता तो मिल गई और पूरी सभ्यता ज़मीन में दबी हुई पड़ी हुई है, ज़मीन में गड़ी हुई पड़ी हुई है। मैंने कहा ऐसा कर, उस पाकिस्तानी को जवाब देना है, इस सभ्यता की खुदाई करवा। क्या करवा? खुदाई। उसने कहा गुरु खुदाई करवानी है तो लेबर लेके आनी पड़ेगी। मैंने कहा 2 आदमी ले आ। तो वो खुदाई करवाने के लिए 2 बंदे पकड़ के लाया, ऐसे समझो 2 बंदे पकड़ के लाया। तो खुदाई करवाने के लिए जब 2 बंदे पकड़ के लाया तो 2 बंदे को लेकर आया खुदाई करवाने के लिए। और यहाँ जीके की भाषा में दोस्तों खुदाई को उत्खनन कहते हैं। खुदाई को क्या कहते हैं? उत्खनन कहते हैं। और उत्खनन करवाने के लिए 2 बंदा लेके आया। एक तो लेके आया वो ब्रजवासी लाल को, एक किसे लेके आया? ब्रजवासी लाल को। और दूसरा लेके आया वो बीके थापर को। ब्रजवासी लाल व बीके थापर, बाल कृष्ण थापर, 2 बंदे लेके आया। एक तो बंदा लेके आया ब्रजवासी लाल को और दूसरा बंदा किसे लेके आया? बीके थापर को। ये है। अच्छा, इनको जब लेके आया उत्खनन करने के लिए तो उस समय टाइम था 1961-62। कब लेके आया? 1961-62। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? तो 1961 और 1962 में हुआ। 2 बंदे आ गए, ब्रजवासी लाल और बीके थापर, दोनों ने वहाँ पे जाके कालीबंगा में जाके खुदाई चालू कर दी। अब ये खुदाई चालू की तो बहुत सारा सामान निकलने लगा। जब बहुत सारा सामान निकलने लगा तो अमरानंद घोष ने मुझे टेलीफोन किया कि गुरुजी ये जो सामान निकल रहा है इस सामान का क्या करना है? मैंने कहा सामान का कुछ नहीं करना, सामान को ऐसा कर तू वहाँ एक रूम बनवा, कमरा, और उस कमरे में रखते लेके आ, रखते हो कमरे में रखते जाओ। क्यों? जयपुर लाएंगे तो बहुत सारा किराया लग जाएगा, तुम तो सीधे कमरे में रखते जाओ। अब उस सामान को उस रूम में रखता जाए, रूम में रखता जाए। अब रूम में सामान इकट्ठा हो गया। ये जो अपन पढ़ते हैं ना, ये शिक्षा की बातें, ये एजुकेशन विभाग में आती हैं, शिक्षा विभाग। ऐसे ही एक होता है न्याय विभाग, एक होता है खनिज विभाग। ऐसे ही जो अपन ये पुरानी सभ्यताओं का जो अध्ययन करते हैं ये एक विभाग के अंतर्गत आती हैं। उस विभाग का नाम है पुरातत्व विभाग। ये एक विभाग के अंतर्गत आती हैं और विभाग का नाम है पुरातत्व विभाग। अब दोस्तों पता चल गया पुरातत्व विभाग के लोगों को और पुरातत्व बारे विभाग वाले लोगों को पता चल गया, और उन्होंने को पता चला कि यार हमारे सामान को, हमसे संबंधित को अपने रूम में रख रहा है। तो उन्होंने मेरा जो रूम मैंने जो बनवाया वो रूम को लॉक किया और उस रूम को पुरातत्व विभाग का एक संग्रहालय घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? संग्रहालय घोषित कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राजस्थान में पुरातत्व विभाग का एक संग्रहालय बना हुआ है, जो कहाँ पे बना हुआ है? हनुमानगढ़ में बना हुआ है। और उसकी स्थापना हुई, यानी कि ये हमने बनवाया 1985-86 में। तो इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1985-86 में। प्यारे साथियों, हम एक सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यता को जो खोज किया है वो है अमरानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता अमरानंद घोष, और ये सभ्यता की खोज हुई 1951-1952 में। इस सभ्यता का उत्खनन 2 बंदों ने किया, एक तो है ब्रजवासी लाल और दूसरे हैं बीके थापर। राजस्थान में पुरातत्व विभाग का एक संग्रहालय बना हुआ है, जो कहाँ पे बना हुआ है? हनुमानगढ़ में बना हुआ है। प्यारे साथियों, कालीबंगा में अपने आदमी कितने पहुँच गए? अपने आदमी पहुँच गए 3। एक तो अपन ने सर्च करने के लिए भेजा, कौन? अमरानंद घोष, और 2 और भेजे खुदाई करने के लिए, उत्खनन करने के लिए, ब्रजवासी लाल और बीके थापर। यानी कि आदमी पहुँच चुके हैं कितने? 3। अब हमने यहाँ से टेलीफोन किया अमरानंद घोष को, यार अमरानंद घोष तू ये बता ये सभ्यता है कैसी? अमरानंद घोष ने कहा गुरु ये जो सभ्यता है ना, ये सभ्यता ऐसे समझो 2 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में बटी हुई है। मैंने कहा यार भाग अपन के समझ में नहीं आए, तू तो ऐसे बता ये सभ्यता है कैसी? उसने कहा गुरु ऐसे समझ ये सभ्यता 2 प्रकार की है। मैंने कहा ये प्रकार भी मेरे कम समझ में आते हैं। उसने कहा गुरु तुम ऐसे समझो कि ये सभ्यता 2 खंडों में बटी हुई है। मैंने कहा ये खंड भी मेरे कम समझ में आते हैं। उसने कहा गुरु तुम ऐसे समझ लो कि ये सभ्यता 2 स्तरों में डिवाइड है, 2 स्तरों में डिवाइड है। मैंने कहा मेरे ये भी कम समझ में आते हैं। उसने कहा तुम ऐसे समझो कि मोटे मोटे 2 टीले बन रहे हैं। मोटे मोटे 2 क्या बन रहे हैं? टीले बन रहे हैं। मैंने कहा कैसे टीले बन रहे हैं?
उसने कहा गुरुजी ऐसे टीले बन रहे हैं, एक टीला तो ऐसा है, मतलब यहाँ मकान महल बने हुए हैं और इस टीले के चारों तरफ यूं चार दीवारी हो रही है, और एक टीला ऐसे बना हुआ है जिसके चारों तरफ चार दीवारी नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा कोई कैंपस होता है ना जिसके चारों तरफ चार दीवारी हो रही होती है, जैसे स्कूल, जैसे दुर्ग, तो ऐसे कैंपस को हम कहते हैं दुर्गीकृत। तो एक टीला तो उनके पास ऐसा था जिसके एक टीला तो ऐसा था जिसके चारों तरफ क्या हो रही है, चार दीवारी हो रही है, उसे तो कहते हैं दुर्गीकृत। और जिसके चारों तरफ चार दीवारी नहीं हो रही, ऐसे कैंपस को क्या कहेंगे, अदुर्गीकृत। तो दो टीले मिले हैं, एक तो दुर्गीकृत और दूसरा अदुर्गीकृत। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि निम्न में से कालीबंगा सभ्यता है, ए दुर्गीकृत, बी अदुर्गीकृत, सी दुर्गीकृत प्लस अदुर्गीकृत और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है, सी दुर्गीकृत प्लस अदुर्गीकृत। देखिए यूं आ जाए कालीबंगा सभ्यता कितने भागों में है, तो दो भागों में है। कई किताबों में 5 भाग भी दे रखा है, लेकिन नहीं, 2 भाग लिखने हैं। कितने खंडों में है, 2 खंडों में। कितने स्तरों में है, 2 स्तरों में। कितने टीलों की जानकारी मिली है, 2 टीलों की जानकारी मिली है। कैसे टीले हैं, एक तो दुर्गीकृत है, दूसरा कैसा है, अदुर्गीकृत। इसका मतलब सभ्यता कैसी है, दुर्गीकृत प्लस अदुर्गीकृत। अच्छा, उसके बाद अमरानंद घोष तो हमारा कालीबंगा सभ्यता में है ही, वहाँ पहुँच ही चुका है। हमने फिर से टेलीफोन किया अमरानंद घोष को और हमने ये कहा कि अमरानंद घोष ये बता, ये जो सभ्यता है ये कितनी पुरानी है। उसने कहा गुरुजी पुरानी का मतलब तुम कालक्रम की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, कालक्रम की बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, कि गुरु इसका कालक्रम बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कितना है, कि 2300 ईस्वी पूर्व से। उसने कहा कि इसका कालक्रम 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। कालक्रम क्या है, 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। मैंने कहा तो झूठ बोल रहा है, हम 0 से चले और 2025 में आ गए, तो इससे भी माइनस जा रहा है कितना, 2300 साल, ईसा के जन्म से 2300 साल पहले, 2300 ईस्वी पूर्व। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो आप। उसने कहा नहीं गुरु, जांच करवा के लाया हूँ। मैंने कहाँ जांच करवा के लाया है, कि लैब पे जांच करवा के लाया हूँ। मैंने कहा लैब पे जो जांच करवा के लाया है उसकी पद्धति का क्या नाम है। उसने कहा गुरु उसकी जो पद्धति है ना, पद्धति, उसकी पद्धति का नाम है, जांच करवाने की जो पद्धति है और पद्धति का नाम है, ये नाम है C14 रेडियो, C14 रेडियो कार्बन प्रणाली। उसकी जांच की पद्धति का नाम है C14 रेडियो कार्बन प्रणाली। और C14 रेडियो कार्बन प्रणाली के तहत कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम कितना है, 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। आज के बाद ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता के कालक्रम के निर्धारण की पद्धति कौन सी है। तो पद्धति कौन सी है, C14 रेडियो कार्बन प्रणाली। प्यारे साथियों, ये जो कालीबंगा सभ्यता है ना, ये एक काल की देन है। ये कौन से काल की देन है, तो याद रखना है यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की देन है। कौन से काल की देन है, आदि ऐतिहासिक। कालीबंगा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की देन है। देखो लिपि एवं औजारों के हिसाब से इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। किसी दिन अपन 1 घंटे की क्लास होती है, ये चीज़ पढ़ेंगे। तो अभी इतना सा ध्यान रखो कि लिपि एवं औजारों के हिसाब से इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, एक आदि ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। तो जो कालीबंगा सभ्यता है ये आदि ऐतिहासिक काल की देन है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रहे कि कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो याद रखना है कालीबंगा सभ्यता त्रिस्तरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, त्रिस्तरीय सभ्यता है। त्रिस्तरीय सभ्यता का मतलब है कि ये 3 स्तरों में थी। मतलब एक तो थी पस हड़प्पा, पस हड़प्पा। पस हड़प्पा का मतलब है, पस हड़प्पा, पस हड़प्पा का मतलब है कि हड़प्पा से पहले की। और दूसरी है दूसरी सभ्यता है हड़प्पा समकालीन, हड़प्पा समकालीन। और तीसरी सभ्यता है अग्र हड़प्पा। देखो एग्जाम में आया हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता कैसी है। तो याद रखना है कालीबंगा सभ्यता त्रिस्तरीय सभ्यता है। मतलब पस हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन और अग्र हड़प्पा। पस हड़प्पा का मतलब है कि हड़प्पा से पहले भी कालीबंगा सभ्यता थी
और हड़प्पा समकालीन का मतलब है जब हड़प्पा सभ्यता थी तब भी कालीबंगा सभ्यता थी, और अगर हड़प्पा का मतलब है जब हड़प्पा नहीं थी उसके बाद भी कालीबंगा सभ्यता थी। तो कैसी सभ्यता हुई? त्रिस्तरीय। एक बार फिर से देखें कि कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम क्या है? 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। और कालक्रम को निर्धारण करने की जो पद्धति है वो पद्धति का नाम है C14 रेडियो कार्बन प्रणाली। और कालीबंगा सभ्यता किस काल की देन है? याद रखना यह आदि ऐतिहासिक काल की देन है। कालीबंगा सभ्यता कैसी है? त्रिस्तरीय सभ्यता है, मतलब पश्च हड़प्पा, अग्र हड़प्पा और हड़प्पा समकालीन। देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो कालीबंगा सभ्यता है जिसकी खोज अमरानंद घोष ने की है, ये हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा गांव में है, यानी कि ऐसे मानो हनुमानगढ़ जिले में है। अब ये कालीबंगा सभ्यता से हमको क्या मिला है, क्या चीज़ें हैं वहाँ, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए ऐसे मानो कि अपन का ये पूरा क्लासरूम, क्लास के सारे बच्चे, हम सब लोग वहाँ विजिट करने के लिए जा रहे हैं कालीबंगा में, सब लोग वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं कालीबंगा में कि यहाँ से क्या मिला है या कैसी सभ्यता थी, सब लोग जा रहे हैं। अब हमको कालीबंगा सभ्यता में जाना है तो कैसे जाएंगे? यहाँ से जाएंगे सिंधी कैंप, सिंधी कैंप से बस में बैठेंगे और बस से फिर ये बस जाएगी कहाँ? उस ज़िले के लिए। किस ज़िले के लिए? हनुमानगढ़ ज़िले के लिए। अब तुम सोचो, ऐसे मानो कि हम सब लोग बस में बैठे, जयपुर सिंधी कैंप से बैठे और ये बस रवाना हुई और ये हनुमानगढ़ पहुंच गई। अब हनुमानगढ़ से हमें वो सभ्यता देखनी है तो हनुमानगढ़ से हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उस गांव में जाना पड़ेगा। कौन से गांव में जाना पड़ेगा? कालीबंगा गांव में जाना पड़ेगा। अब हनुमानगढ़ से हमने एक ऑटो किया और ऑटो के माध्यम से हम कहाँ जा रहे हैं? अब कालीबंगा सभ्यता देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसे मानो ये दृश्य है कि अब हम कालीबंगा सभ्यता में पहुँच चुके हैं, पूरे स्टूडेंट्स के साथ में पहुँच चुके हैं। एक बात मेरी ध्यान रखना है कि यदि कालीबंगा सभ्यता का क्वेश्चन ठीक करना है तो तुलना करनी है आज से। तुलना कैसे करनी है? आज से तुलना करनी है, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। देखिए कैसे तुलना से करनी है। ऐसे मानो हम कालीबंगा सभ्यता में पहुंच गए। अब दृश्य ये बन रहा है कि हम कालीबंगा सभ्यता में ऑटो के माध्यम से गए। अब ऑटो से हम नीचे उतरे हैं। जैसे ऑटो से हम नीचे जब पैर रखेंगे तो पैर तो ज़मीन पर रखेंगे। ऑटो से हम जब नीचे पैर रखेंगे तो पैर कहाँ पे रखेंगे? ज़मीन। और ज़मीन का मतलब होता है फर्श। ज़मीन का मतलब क्या होता है? फर्श। तो हमने ऑटो से कालीबंगा सभ्यता की फर्श पे पैर रखा और हमने देखा कि यहाँ कालीबंगा सभ्यता की जो फर्श है ना, फर्श, वो फर्श है सजावटी। वो फर्श कैसी है? सजावटी। और एग्जाम में सजावटी नहीं आया, एग्जाम में आया अलंकृत। एग्जाम में क्या आया? अलंकृत। तो एग्जाम में आया कि निम्न में से कालीबंगा सभ्यता कैसी है? तो निम्न में से कालीबंगा सभ्यता की जो फर्श है वो है सजावटी, और सजावटी बोले तो फर्श कैसी है? अलंकृत। प्यारे साथियों, फर्श, और फर्श का मतलब होता है ज़मीन। फर्श का मतलब क्या होता है? ज़मीन। और आपको पता है ज़मीन पे तो क्या बनते हैं? ज़मीन पर मकान बनाए जाते हैं। ज़मीन पर क्या बनाए जाते हैं? मकान। तो कालीबंगा सभ्यता से हमको मकान के साक्ष्य भी मिले हैं, मकानों के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। और तुलना करने आज से, ये जो मकान बने हुए हैं ना, ये ईंटों से निर्मित है। कालीबंगा सभ्यता के जो मकान बने हुए हैं ये किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है। और कालीबंगा सभ्यता के में जो प्रयोग जो ईंट आई हैं, ये ईंट कैसी हैं? ये ईंट हैं दोस्तों पहले कच्ची और उसके बाद में पक्की। पहले कच्ची बाद में पक्की ईंटों की जानकारी कहाँ से मिली है? तो पहले कच्ची बाद में पक्की ईंटों की जानकारी कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से मिली है। अच्छा, ये ईंट पहले कच्ची बाद में पक्की है। और ईंटों के आकार की बात करें दोस्तों, ईंटों का आकार, ये है आकार आयताकार। कैसा है? आयताकार। और ईंटों के अनुपात की बात करें दोस्तों, ईंट किस अनुपात की बनी हुई थी? तो ईंटों का अनुपात है 4:2:1, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। प्यारे साथियों, हमने कहा कि हम खुद वो विजिट करने के लिए जा रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। और जब कालीबंगा सभ्यता जब विजिट करने के लिए गए तो हनुमानगढ़ से हमने ऑटो लिया और ऑटो अब उस जगह के लिए जा रहा है, उस सभ्यता के लिए जा रहा है। कौन सी सभ्यता के लिए? कालीबंगा सभ्यता के लिए। दृश्य ये बना कि ऑटो से ज़मीन पे पैर रखा और ज़मीन कैसी? आज की जैसी ज़मीन थी। वहाँ की सजावटी, सजावटी बोले तो कैसी? अलंकृत। और ज़मीन पे क्या बना हुआ था? मकान। अभी भी हम एक कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक मकान में पढ़ रहे हैं, ये एक मकान है। और अभी हमको मकान से बाहर जाना है। जैसे हम मकान से बाहर जाएंगे ना, तुरंत क्या आएगा? तुरंत एक सड़क आएगी। जैसे इस मकान से बाहर जाएंगे तो क्या आएगी साहब? सड़क। ऐसे ही एक सड़क वहाँ भी थी कालीबंगा सभ्यता के मकानों के सामने। और उसकी एक खासियत थी कि कालीबंगा सभ्यता की जो सड़कें थी ना, ये जो सड़कें थी, ये सारी सड़कें समकोण पे काट रही थी। सड़कें किस पे काट रही थी? समकोण पर।
एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि राजस्थान का वह नगर कौन सा है जिसकी अधिकतर सड़कें समकोण पे काटती हैं। तो याद रखना है कि राजस्थान का वह नगर है जयपुर, जिसकी अधिकतर सड़कें वर्तमान में कहाँ पे काटती हैं, समकोण पे काटती हैं। ऐसी ही सड़कें कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिली हैं। प्यारे साथियों, ये जो समकोण पर काटने वाली जो सड़कें मिली हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति की सड़क। इनको कहते हैं हम ऑक्सफोर्ड पद्धति की सड़क, इनको कहते हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति की सड़क। इन्हें कहते हैं हम चेम्सफोर्ड, इन्हें कहते हैं हम चेम्सफोर्ड पद्धति की सड़क। ऑक्सफोर्ड पद्धति की सड़क, चेम्सफोर्ड पद्धति की सड़क। इन्हें कहते हैं हम ग्रीड पद्धति की सड़क। कौन सी सड़क, ग्रीड पद्धति की सड़क। प्यारे साथियों, 3 पद्धति की सड़क है, एक तो ऑक्सफोर्ड पद्धति की सड़क, एक चेम्सफोर्ड पद्धति की सड़क और एक ऑक्सफोर्ड पद्धति की सड़क। प्यारे साथियों, इतनी सारी जब सड़कें होंगी, बहुत सारी सड़कें ऐसे होंगी और बहुत सारी सड़कें उनको ऐसे काटेंगे। जब बहुत सारी सड़कें ऐसे होंगी और बहुत सारी सड़कें जब ऐसे काटेंगी तो एक प्रकार से इन सड़कों का जाल बन जाएगा। तो जाल बन जाएगा ना, तो इस प्रकार की सड़कों की पद्धति को हम जाल पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जाल पद्धति भी कहते हैं। प्यारे साथियों, कालीबंगा सभ्यता से हमको समकोण पर काटने वाली सड़कों की जानकारी मिली है। अच्छा, इस अंग्रेज ने इनको ऑक्सफोर्ड पद्धति की सड़कें नाम दे दिया, किसी ने इनको चेम्सफोर्ड पद्धति की सड़कों का नाम दे दिया। ग्रिड पद्धति का नाम, ग्रिड पद्धति जानते हो, सेल्फी लेते हैं ना अपन मोबाइल में, ऐसे करके सेल्फी लेते हैं। तो सेल्फी जब लेते हैं ना तो उसमें एक फंक्शन आता है सेटिंग में जाकर के, ग्रिड सेल्फी। और ग्रिड सेल्फी का मतलब क्या होता है कि जो तुमने सेल्फी ली है ना, उसके ऊपर बहुत सारी लाइन तो ऐसे हो जाएंगी और बहुत सारी लाइन उसके ऊपर ऐसे आ जाएंगी। इसका मतलब बहुत सारी सड़कें तो ऐसे काटेंगी और बहुत सारी सड़क ऐसे काटेंगी, तो एक प्रकार की उनकी ग्रिड पद्धति बन जाएगी। इसे ही हम कहते हैं जाल पद्धति। देखिए, हम कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं, कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि हम एक मकान में पढ़ रहे हैं अभी, और मकान से हमको बाहर जाना है। मकान से जैसे हम बाहर जाएंगे तो सामने मकान के क्या आती है, सड़क। और यहाँ भी हर मकान के सामने सड़क होती है। तो सड़क की जानकारी कहाँ से मिली, कालीबंगा से। लेकिन याद रखना है, कहीं कहीं मकान और सड़क के बीच में नाली भी होती है, और थी यहाँ नाली। यहाँ कालीबंगा सभ्यता के जो मकान है ना, मकान, उन मकानों के आगे और सड़कों के बीच में इस प्रकार की क्या बनी हुई थी, नाली बनी हुई थी। देखो, ये इस प्रकार की नाली थी, ये कालीबंगा सभ्यता में प्रयुक्त होने वाली नाली है। चलो, ये नाली की जानकारी मिली है। देखो, ये कालीबंगा सभ्यता की जो सड़कें हैं वहाँ से जो हमको जानकारी मिली है, इस प्रकार की नाली है। और ये क्या आ रहा है नाली में, ये आ रहा है दोस्तों पानी, ये पानी। और ये मोटे मोटे गड्ढे बन रहे हैं, गड्ढे। कोई भारी चीज़ आएगी तो पानी का रिसाव रुकेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि कोई भारी चीज़ आएगी तो इन गड्ढों में चली जाएगी, पानी का रिसाव रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, सही है ना। और खास बात यह है कि जो कालीबंगा सभ्यता में जो नाली बनी हुई है ना, ये नाली बनी हुई है लकड़ी की, लकड़ी से निर्मित। कई बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया है, कई बार, है ना, आरपीएससी कई बार पूछती है कि लकड़ी से निर्मित नाली के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो लकड़ी से निर्मित नाली के अवशेष कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और ये जो जगह जगह ये गड्ढे बन रहे हैं ना दोस्तों, इन गड्ढों का मतलब है दोस्तों, ऐसे मानो कि उचित कूड़ेदान की जानकारी मिली है। इन गड्ढों का मतलब है कि उचित कूड़ेदान की, एज ए डस्टबिन, उचित कूड़ेदान की जानकारी कहाँ से मिली है, कालीबंगा सभ्यता से मिली है। दोस्तों, यहाँ से उचित कूड़ेदान की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है, कालीबंगा सभ्यता से। प्यारे साथियों, ऐसे समझो कि हम पूरी कोचिंग के बच्चों के साथ में हम खुद ही विजिट करने के लिए गए। कहाँ पे गए, कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है, ये हनुमानगढ़ में। अच्छा, वहाँ विजिट करने के लिए गए और हमने क्या देखा, वहाँ पे मकान थे, वहाँ पे नाली थी और वहाँ पे सड़कें थी। अब आपको पता है कि किसी भी सभ्यता में यदि मकान है, यदि नाली है और यदि सड़कें हैं, तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ना, ये व्यवस्था हैं, अच्छे वाले मकान, अच्छी वाली नाली, अच्छी वाली सड़क, ये गांवों के जैसी व्यवस्था है या नगरों के जैसे है, ये नगरों के जैसे है। तो कह सकते हैं कि ये कालीबंगा सभ्यता, ये कैसी सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है। और नगरों के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, नगरों के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो शांति प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, शांति प्रिय। देखिए, ऐसे समझो कि 50 मंजिल के 50 फ्लैट बन रहे हैं। कोई किसी से मतलब रखता है कि शहरों में, नहीं। कोई किसी से जानकारी नहीं, सब शांति से रहते हैं, है ना। तो ऐसे मानो कि नगरों के लोग शांति प्रिय होते हैं। तो अतः कालीबंगा सभ्यता के लोग कैसे थे, तो कालीबंगा सभ्यता के लोग कैसे थे, शांति प्रिय थे। देखो, नगरीय सभ्यता है और लोग कैसे हैं, शांति प्रिय। देखो, ये जो मकान है ना, मकान, ये मकान ज़मीन पे बना हुआ है
और ज़मीन पे मकान बनेगा तो ज़मीन पे तो कभी कभार भूकंप भी आता है, और जब ज़मीन पे कभी कभार भूकंप आता है तो भूकंप से तो मकान हिलेगा, और हिलेगा तो मकान में पड़ जाएगी आपके में दरार। क्या पड़ जाएगी? दरार। और एग्जाम में क्वेश्चन आया दरार वाले मकानों के जानकारी कहाँ से मिली है, तो दरार वाले मकानों की जानकारी कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से मिली है। प्यारे साथियों, अपन खुद पूरे बच्चों के साथ में कालीबंगा सभ्यता को विजिट करने के लिए गए। जैसे कालीबंगा सभ्यता को विजिट करने के लिए हम सब स्टूडेंट के साथ में वहाँ पहुँचे तो हमने क्या देखा कि हमने पहला जो कदम रखा वहाँ की ज़मीन पे कदम रखा, और ज़मीन का मतलब होता है फर्श, और फर्श का मतलब होता है क्या दोस्तों? ज़मीन। तो हमने वहाँ की ज़मीन पे कदम रखा, और ज़मीन पे क्या होती है? ज़मीन पे तो दोस्तों खेती होती है। ज़मीन पे क्या होती है? खेती। और कालीबंगा सभ्यता से खेती के बारे में जानकारी मिली। और कालीबंगा सभ्यता से खेती कितने प्रकार की जानकारी मिली? यहाँ से 2 प्रकार की खेती के बारे में जानकारी मिली। एक तो यहाँ से जानकारी मिली संयुक्त खेती। कौन सी खेती? संयुक्त खेती। और एक जानकारी मिली हमको यहाँ से मिश्रित खेती। एक तो संयुक्त खेती और एक कौन सी दोस्तों? मिश्रित खेती। एक तो संयुक्त खेती और एक मिश्रित खेती। अच्छा, संयुक्त खेती क्या होती है? संयुक्त खेती में क्या होता है? एक तो होती है खेती, खेती प्लस पशुपालन, खेती प्लस पशुपालन, ये कौन सी खेती कहलाती है? संयुक्त खेती। और मिश्रित का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक फसलों को, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोना, एक साथ बोना। कौन सी फसल कहलाएगी? ये कहलाएगी मिश्रित कृषि। प्यारे साथियों, उस ज़माने में खेती होती, और उस ज़माने में खेती कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी खेती? संयुक्त खेती, और एक मिश्रित खेती। अब आपको खेती करनी है तो भाई साहब खेतों को खेती करने से पहले जोतना पड़ेगा। खेतों को क्या करना पड़ेगा? जोतना पड़ेगा। और खेतों को किससे जोतते हैं? खेतों को जोतते हैं हल से। खेतों को किससे जोतते हैं? हल से। और जब हल से खेतों को जोतेंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य, हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिले हैं। प्यारे साथियों, इतना सा ध्यान रखो कि अब की बार अपन पूरी कोचिंग के स्टूडेंट्स को लेकर के वहाँ विजिट करने के लिए जा रहे हैं कालीबंगा सभ्यता में। यहाँ से गए सिंधी कैंप, सिंधी कैंप से हमने बस में बैठे और सीधा बस गया कहाँ के लिए? हनुमानगढ़ के लिए। हनुमानगढ़ से फिर ऑटो लिया, ऑटो जा रहा है अब उस गांव के लिए। कौन से गांव के लिए? कालीबंगा गांव के लिए। दृश्य ये बना कि अब हम ऑटो से कालीबंगा सभ्यता के नीचे ज़मीन पे पैर रखने वाले हैं। ज़मीन का मतलब क्या होता है? फर्श। और मैंने कहा कि कालीबंगा सभ्यता का क्वेश्चन ठीक करना है तो तुलना करनी है कैसे? आज से। फर्श, फर्श कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी जो फर्श थी ना, फर्श, वो फर्श थी दोस्तों सजावटी। कैसी थी? सजावटी। एग्जाम में सजावटी नहीं आया, एग्जाम में पूछा अलंकृत। और फर्श मतलब ज़मीन, और ज़मीन पे क्या बनते हैं? मकान। और मकानों की जानकारी कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा सभ्यता से मिली है। मकान किसके बने हुए थे कालीबंगा सभ्यता के? तो ये मकान बने हुए थे ईंटों के। और कालीबंगा सभ्यता में जो ईंटें प्रयुक्त हुई हैं वो ईंटें कैसी? वो ईंटें थी पहले कच्ची और बाद में पक्की। पहले कच्ची और बाद में पक्की ईंटें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिली हैं। अच्छा दोस्तों, ये ईंटों का आकार कैसा था? आयताकार। और अनुपात क्या है? 4:2:1। कालीबंगा जो ये सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता है। लोग यहाँ के कैसे थे? शांति प्रिय। और मकान के सामने कालीबंगा सभ्यता में क्या बनी हुई थी? लकड़ी से निर्मित नाली के अवशेष मिले हैं, नाली की जानकारी मिली है। अर्थात जो गड्ढे थे इसका मतलब उचित कूड़ेदान की जानकारी मिली है। और उसके सामने क्या थी? समकोण पे काटने वाली सड़क। तो समकोण पे काटने वाली सड़क की जानकारी कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से मिली है। ये समकोण पे काटने वाली जो सड़क है इसके क्या नाम है? जैसे हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति, टेम्सफोर्ड पद्धति, ग्रीड पद्धति और जाल पद्धति। देखिए यहाँ से हमको मकान है, नाली है, सड़क है, इसका मतलब ये एक नगरीय व्यवस्था है। यहाँ के लोग कैसे? यहाँ के लोग हैं शांति प्रिय। और इस सभ्यता में किसकी जानकारी मिली है? खेती की जानकारी मिली है। खेती कितने प्रकार की? 2। एक तो कौन सी खेती? संयुक्त खेती। और दूसरी कौन सी? मिश्रित खेती।
संयुक्त खेती में क्या होता है, खेती होती है और खेती के साथ में पशुपालन होता है, जबकि मिश्रित खेती में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ में बोना। अब हमको खेती करनी है तो खेती करने के लिए खेतों को जोतना पड़ेगा, और खेतों को किससे जोतेंगे, खेतों को हल से जोतेंगे। और जब खेतों को हल से जोतेंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, हल से जुते हुए खेतों के हिसाब से कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। प्यारे साथियों, अभी दृश्य ये है कि अपन कालीबंगा सभ्यता में घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता में, कि हमको वहाँ से क्या मिला है, तो हमको वहाँ से क्या मिला, ये सारी सब कुछ चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन अब की बार जब हम कालीबंगा सभ्यता में जब घूम रहे हैं ना, तो हमने क्या देखा प्यारे साथियों, कि हमको कहीं पर भी नज़र नहीं आया, कौन नज़र नहीं आया, मंदिर, कहीं पर भी मंदिर नज़र नहीं आया। इसका मतलब हमको मंदिर के बारे में जानकारी नहीं मिली। जब मंदिर के बारे में जानकारी नहीं मिली तो हम परेशान हो गए, और परेशान होकर के एक चबूतरे पर बैठ गए। चबूतरे पर बैठ गए, इसका मतलब चबूतरा वहाँ पे बना हुआ था, इसका मतलब चबूतरे की वहाँ से जानकारी मिली है। कहाँ से जानकारी मिली है, कालीबंगा सभ्यता से जानकारी मिली है। प्यारे साथियों, जो चबूतरे पे हम जो बैठे हैं ना, इस चबूतरे के पास में ऐसा एक साइन पड़ा था, ऐसा एक चिन्ह पड़ा हुआ था, इसे बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह। ये उस चबूतरे के पास में पड़ा हुआ मिला। इसका मतलब कि स्वास्तिक चिन्ह की जानकारी कहाँ से मिली है, तो स्वास्तिक चिन्ह की जानकारी हमको कहाँ से मिली है, कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिली है। यहाँ से साथियों हमको 7 अग्निकुंड मिले। क्या मिले, 7 अग्निकुंड मिले। इन अग्निकुंड को हम हवन कुंड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम इनको हम हवन कुंड कहते हैं। इसका मतलब इनको हम यज्ञ वेदिकाएं भी कहते हैं, यज्ञ वेदिकाएं। कितनी यज्ञ वेदिकाओं की जानकारी मिली, 7 यज्ञ वेदिकाओं की जानकारी मिली। यज्ञ वेदिका जहाँ पे हवन होता है ना, अपन हवन करते हैं, उसको बोलते हैं यज्ञ वेदिका। अच्छा, ये जो हवन कुंड मिले हैं, इस हवन कुंड में क्या होता है, इसमें हवन किया जाता है। जब हवन करेंगे, और हमने अब की बार वहाँ कालीबंगा में जब हम पहुँचे तो हमने उस हवन कुंड में हाथ दिया, तो आपको भी पता है अब हाथ में क्या मिलने वाला है। वहाँ हाथ में आई दोस्तों हमारे में राख। क्या आई, राख। हमने सोचा यार हवन कुंड में राख, चलो राख तो रहेगी क्योंकि हवन की सामग्री तो जल गई, अब राख बची है। राख के साथ में दोस्तों अब की बार आई हड्डी। हाँ, राख के साथ में अब की बार क्या आई, हड्डी। हमने सोचा हवन कुंड में हड्डी क्या कर रही है, हम सोच में पड़ गए। तो एक स्टूडेंट्स ने बताया, गुरु हवन कुंड में हड्डी, इसका मतलब है किसी ने पशु बलि दिया है, पशु बलि दिया, पशु तो गया, अब उसकी हड्डी बची है, हड्डियों का अवशेष बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि कालीबंगा सभ्यता से पशु बलि की जानकारी भी मिली है। कालीबंगा सभ्यता से पशु बलि की जानकारी भी मिली है। बताओ पशु बलि की जानकारी निम्न में से किस सभ्यता से मिली है, तो कालीबंगा सभ्यता से मिली है। प्यारे साथियों, यहाँ हमको क्या है, एक महिला की मुद्रा मिली। देखिए, कालीबंगा सभ्यता से हमको यहाँ एक महिला की मुद्रा मिली, महिला की मुद्रा। ये जो महिला की मुद्रा हमको मिली है ना, हमारे साथ में वहाँ एक लड़का था, उस लड़के को मिली है, और उस लड़के का नाम था कुमार। लड़के का क्या नाम था, कुमार। और ये जो महिला की मुद्रा है उस कुमार को मिली है। इस कुमार के नाम पर इस मुद्रा का नाम हमने रख दिया कुमार देवी की मुद्रा। या तो इसको कहो एक महिला की मुद्रा, या उस कुमार को मिलने के कारण कह दो कुमार देवी की मुद्रा। तो एक कुमार देवी की मुद्रा मिली है, एक महिला की मुद्रा मिली है। कहाँ से मिली है, कालीबंगा सभ्यता से मिली है। देखो सोचने की बात है, महिला की मुद्रा, देखो मुद्रा मतलब सिक्का, जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं उस स्थान को टकसाल कहते हैं, नंबर 1। दूसरा, बनु पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन करने वाला न्यूमिस्मेटिक। और जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं उस स्थान को कहते हैं टकसाल। सिक्के से एक बात याद आई, एग्जाम में आ भी जाए, कि राजस्थान में चांदी के सिक्के किसने चलाए, तो अजयराज ने चलाए। एक बात ध्यान रखना है कि सोने के सिक्के किसने चलाए, बापा रावल ने चलाए। एक बात ध्यान रखना है कि अकबर व जहांगीर के सिक्के कहाँ से मिले, बैराट सभ्यता से मिले। ये भी ध्यान रखना है कि मिंडार, यूनानी शासक मिंडार की मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, वो बैराट सभ्यता से मिली हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, बयाना भरतपुर से मिले हैं। यह भी याद रखना कि राजस्थान में एक जगह ऐसी है जहाँ से सिक्कों का ढेर मिला है। सिक्कों का ढेर कहाँ से मिला है, रेड टॉक से मिला है, तभी तो रेड टॉक को राजस्थान की टाटा नगरी कहते हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ से हमको कालीबंगा सभ्यता से हमको एक महिला की मुद्रा मिली है। महिला की मुद्रा, इसका सिक्के पर, मुद्रा पर महिला का फोटो लगा हुआ था। अब इसी से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि उस जमाने में परिवार में पिता की चलती होगी या माता की चलती होगी, महिला की चलती होगी या आदमी की चलती होगी।
महिला की चलती होगी। क्यों? क्योंकि मुद्रा पर, पैसे पर महिला बैठी हुई है, महिला का फोटो है। इसका मतलब वहाँ उस जमाने के कालीबंगा सभ्यता के जो परिवार हैं, वो परिवार पितृसत्तात्मक रहे होंगे या मातृ सत्तात्मक रहे होंगे। मातृ सत्तात्मक आइडिया लगाया जा रहा है कि कालीबंगा सभ्यता के परिवार कैसे थे, तो माँ सत्तात्मक थे। देखो परिवार में माता जी की चलती है, मतलब ताई जी की, चाची जी की चलती है। जब परिवार में पिताजी की चलेगी ना, तो पिताजी तो ये चाहेगा कि मेरे साथ हो भैया, एक साथ में रहें। लेकिन माताजी की चलेगी तो माताजी ये चाहेंगी कि नहीं यार मैं तो अलग रहूंगी। दूसरी वाली चाहेगी कि नहीं चाची अलग रहूं, ताई जी अलग रहूं, मम्मी अलग रहूं, सब अलग अलग चाहेंगी। इसका मतलब परिवार की प्रणाली संयुक्त नहीं मिलेगी, परिवार की प्रणाली मिलेगी एकल, जब महिला की चलेगी। देखो याद करने का मैटर है, ऐसा नहीं लेना अदरवाइज। परिवार की जो प्रणाली है वो संयुक्त ना रह करके कैसी है, एकल, क्योंकि महिला की चलेगी तो वो अलग करवाएगी, ऐसे समझो आप। तो कालीबंगा सभ्यता के परिवार की जो प्रणाली है, परिवार की प्रणाली वो है एकल परिवार प्रणाली। एकल परिवार प्रणाली। एकल परिवार प्रणाली की जानकारी कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से मिली है। किसकी जानकारी? एकल परिवार प्रणाली की जानकारी, है ना। अच्छा, यहाँ से हमको एक बेलनाकार मोहर और मिली है। बेलनाकार, बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर मिली है। देखो बेलनाकार मोहर यूँ मिली है मेरे हिसाब से तो कि उस ज़माने में महिला की चलती होगी और सारे राइट, सारे अधिकार सब महिला के रहे होंगे। तो महिला को मुद्रा की भी ज़रूरत पड़ी होगी कि मुद्रा कैसी बनवाएं। मुद्रा गोल भी होती है, चपटी भी होती है, चौकोर भी होती है। तो महिला ने उसको मुद्रा बनाने वाले को यही कह दिया होगा कि ऐसी बना दे, बेलनाकार बना दे। सही है ना। इसे याद रख लेंगे कि एक बेलनाकार मुद्रा मिली है। कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से। देखो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से एक महिला की मुद्रा मिली है और यहाँ से हमको एक खोपड़ी मिली है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कालीबंगा सभ्यता से हमको एक खोपड़ी मिली है। खोपड़ी, एक खोपड़ी मिली है और खोपड़ी में 6 छिद्र थे। खोपड़ी में छिद्र भी थे और खोपड़ी में छिद्र थे कितने? 6। हमने इस खोपड़ी को उसी लैब पे भेजा जिस लैब पे हमने कालक्रम का निर्धारण करवाया। तो उसे हमको पता चला कि खोपड़ी में जो ये 6 छिद्र हैं ये क्यों हुए। तो उस जमाने में कोई रोग चलता था, रोग, और उस रोग का नाम था, उस रोग का नाम था हाइड्रो, हाइड्रोइस्फिलीज। क्या नाम था? हाइड्रोइस्फिलीज। हाइड्रोइस्फिलीज रोग की जानकारी निम्न में से किस सभ्यता से मिली है? तो हाइड्रोइस्फिलीज रोग की जानकारी निम्न में से कालीबंगा सभ्यता से मिली है। प्यारे साथियों, अब की बार हम फिर से उस कैंपस में, कालीबंगा सभ्यता के कैंपस में चक्कर लगाने गए। जब कालीबंगा सभ्यता के कैंपस में चक्कर लगाने गए तो हमने क्या देखा कि कहीं भी नज़र नहीं आया। कौन नज़र नहीं आया? मंदिर। जब कहीं भी मंदिर नज़र नहीं आया इसका मतलब मंदिर की जानकारी नहीं मिली। तो क्या मिला? एक चबूतरा मिला। चबूतरे पे बैठ गई, इसका मतलब चबूतरा वहाँ पे था, इसका मतलब चबूतरे के साक्ष्य मिले हैं। पास में एक स्टिकर पड़ा हुआ था, एक चिन्ह पड़ा हुआ था, कौन सा? स्वास्तिक। इसका मतलब स्वास्तिक चिन्ह की जानकारी मिली है। और दोस्तों हमको साथ क्या मिले हैं? अग्निकुंड। अग्निकुंड को क्या कहते हैं? हवन कुंड। हवन कुंड को क्या कहते हैं? यज्ञ वेदिकाएं। इन यज्ञ वेदिकाओं की कितनी संख्या? वही 7। और यज्ञ वेदिकाओं में हाथ दिया तो क्या आएगी? राख, और राख के साथ में क्या आई? हड्डी। इसका मतलब किसकी जानकारी मिली? पशु बलि की जानकारी मिली। देखो यहाँ एक महिला की मुद्रा मिली है और ये मिली हमारे साथ में जो लड़का है ना कुमार, उसे मिली। तो उस कुमार के नाम पर इसका नाम क्या नाम पड़ गया? कुमार देवी की मुद्रा। प्यारे साथियों, जब महिला की मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, पैसे पे महिला बैठी है तो परिवार में चलेगी भी किसकी? महिला की चलेगी। तो परिवार कैसे थे? माँ सत्तात्मक। जब माता की चलेगी ना, जब माता जी की चलेगी, महिला की चलेगी, तो परिवार की प्रणाली संयुक्त रहेगी या एकल? एकल परिवार प्रणाली। और क्या मिली है? एक बेलनाकार मोहर मिली है और एक खोपड़ी मिली है। खोपड़ी जिसमें छिद्र कितने? 6। यानी कि एक रोग के बारे में जानकारी मिली है। एक विशेष रोग से इसमें 6 छिद्र हुए हैं और उस रोग का नाम है हाइड्रोइस्फिलीज। देखिए साथी, अब की बार तो खोपड़ी मिली है, खोपड़ी। और ये खोपड़ी वोपड़ी कहाँ मिलती है? खोपड़ी वोपड़ी जो मिलती है ना, ये शमशान में मिलती है। और शमशान में क्या होता है? शमशान में भूत नाचते नहीं, शमशान में सभादान होता है। शमशान में क्या करने जाते हैं अपन? सभादान। सभादान का मतलब समझ रहे हो? सभादान का मतलब होता है सबको ठिकाने लगाना। और कालीबंगा सभ्यता का जो सभादान था ना, वो 3 प्रकार का था। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक तो ये लोग सभादान करते जिसका नाम है कलश, और एक सभादान का नाम है इनके का आंशिक। एक तो कलश और एक आंशिक, और एक इनका सभादान है जिसका नाम है पूर्ण
समाधिकरण। एक तो कलश, एक आंशिक और एक का नाम है पूर्ण समाधिकरण। देखिए बारी बारी से देखते हैं। कलश, व्यक्ति मर गया और मरे हुए व्यक्ति को जला दिया। मरे हुए व्यक्ति को जलाने के बाद हड्डियाँ बची। हड्डियों को आजकल क्या होता है, अपन एक कपड़े में रखते हैं और कपड़े में रखकर भैरव जी, गंगा जी, सैरो जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ चले जाते हैं। कपड़े में जो रखते हैं ना इन हड्डियों को, आजकल तो उसे बोलते हैं फूल चुनना। पहले क्या होता, व्यक्ति मर गया, मरे हुए व्यक्ति की हड्डियों को लिया और हड्डियों को एक कलश में रखते और हड्डियों को कलश में रख करके इस कलश को एक ऊंचे से टीले पर सफाई करके गाड़ देते थे। तो ये जो समाधान है ना, ये कहलाएगा कलश समाधान। आंशिक, आंशिक का मतलब है व्यक्ति मर गया, मरे हुए व्यक्ति को जंगल में छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? पशु पक्षियों के खाने के लिए। और ये क्या लिखा हुआ है, पूर्ण समाधिकरण। देखो शब्द से पता चल रहा है, पूर्ण समाधिकरण। पूरे पूरे मनुष्य को समा देते थे। किसमें समा देते थे भाई साहब? कब्र में समाओगे। किसमें समाओगे? कब्र में। तो व्यक्ति को कब्र में समा देते, लेकिन कैसे समा देते? दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री के साथ में। दैनिक जीवन में काम आने वाली, व्यक्ति को दैनिक जीवन में काम आने वाली, दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्रियों के साथ में। किसके साथ में? सामग्रियों के साथ में। सामग्रियों के साथ में व्यक्ति को गाड़ते, व्यक्ति को दफनाते। उस व्यक्ति के दैनिक जीवन में घड़ी, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल, पर्स, बटुआ सब कुछ कब्र में रखते। क्यों रखते? क्योंकि इन लोगों की ये मान्यता थी कि यहाँ से तो ये मर गया, लेकिन कहीं और जाके जन्म लेगा ना, ये घड़ी, लैपटॉप, चार्जर, पर्स, बटुआ, मोबाइल, घड़ी, ये सब वहाँ काम में आ जाएंगी। इसका मतलब वहाँ काम में आ जाएंगे ना, इसका मतलब है कि यहाँ से पुनर्जन्म के बारे में जानकारी मिली है। पुनर्जन्म के बारे में, किसके बारे में? पुनर्जन्म के बारे में जानकारी मिली है। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। प्यारे साथियों, ये जो कालीबंगा सभ्यता है ना, कालीबंगा सभ्यता, एक इतिहासकार हुए हैं, एक इतिहासकार हुए हैं और उनका नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? दशरथ शर्मा। और इस दशरथ शर्मा ने इस कालीबंगा सभ्यता को, सभ्यता का नाम है कालीबंगा, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की, कौन सी सभ्यता की? सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहते हैं? कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं। और ये किसने कहा? ये दशरथ शर्मा ने कहा। अच्छा, एक इतिहासकार और हुए, इतिहासकार का नाम है के.यू.आर. कैनेडी। इतिहासकार के.यू.आर. कैनेडी के अनुसार, देखो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का पतन अलग अलग मतों से हुआ है। कोई कहता है बाढ़ आने से हुआ, कोई कहता है संक्रामक रोग के कारण हुआ, कोई कहता है कि नदी का पानी सूख गया होगा, कोई कहता है जलवायु चेंज हो गई होगी। मतलब अलग अलग इतिहासकारों ने इस सभ्यता का पतन अलग अलग बताया है। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि के.यू.आर. कैनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का पतन, कालीबंगा सभ्यता का पतन, कालीबंगा सभ्यता का पतन एक रोग के कारण हुआ, एक संक्रामक रोग के कारण हुआ। कौन से रोग के कारण हुआ? संक्रामक रोग के कारण हुआ। दोस्तों, मैंने आज आपको एक सभ्यता पढ़ाई है और सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का मैं आपको 5 मिनट में रिवाइज करवाऊँ साथियों, है ना। और ये क्लास आपको तब याद होगी जब आप इसको 2-3 बार जब वीडियो को देखोगे ना, खुद ही याद हो जाएगी। याद करना नहीं है, ऐसे मोबाइल रख के ऐसे अपन को पढ़ना है। एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जब 2-3 बार ये वीडियो देख लोगे ना, खुद से खुद ही याद हो जाएगी। देखिए, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है? दोबारा से सुने, ये हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। कौन सी भाषा का शब्द है? ये सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी कहाँ से आती है? हिमाचल प्रदेश से। कौन सी पर्वतमाला? शिवालिक पर्वतमाला। उसके ऊपर कौन सी पहाड़ी है? कालका की पहाड़ी। उसके ऊपर वर्षा ऋतु में क्या हुई? वर्षा। तो कौन सी नदी निकली? कालीबंगा, सॉरी घग्गर नदी। घग्गर नदी को क्या कहते हैं? घग्गर नदी, नट नदी, मृत नदी, पाट नदी, सोतर नदी, नारी नदी, राजस्थान का शोक, और इसका प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती नदी।
कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है? गांव तलवाड़ा, तहसील टिब्बी, जिला कौन सा? हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे कौन सी झील बनी हुई है? तलवाड़ा। घग्गर नदी के किनारे दुर्ग कौन सा? भटनेर। कैसे आक्रमण? विदेशी आक्रमण। राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा जहां स्वदेशी आक्रमण? तारागढ़ अजमेर, जिसको अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये कालीबंगा सभ्यता इसी के किनारे है और यह नदी वर्षा के दिनों में कहाँ पहुँचती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कौन सी जगह? पिक पॉइंट बिंदु का नाम है फोर्ट अब्बास। घग्गर नदी का अंतिम गंतव्य बिंदु कौन? पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास। और इस नदी के भाव क्षेत्र को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? तो पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानते हैं। जबकि गंगानगर हनुमानगढ़ में इस नदी के भाव क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? नाली के नाम से जानते हैं। नाली के नाम से गंगानगर हनुमानगढ़ में एक भेड़ हो रहा है, भेड़, और उस भेड़ की नस्ल का भी नाम क्या नाम है? नाली। प्यारे साथियों, एक सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा। ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज मतलब सर्च, खोज करने वाला, खोजकर्ता वो है अमरानंद घोष। अमरानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की और कब हुई? 1951-1952 में। इस सभ्यता का उत्खनन कितने बंदों ने किया? 2। एक तो है ब्रजवासी लाल, दूसरा कौन सा है? बीके थापर। उत्खनन कब हुआ? 1961-1962 में। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राजस्थान में पुरातत्व विभाग का एक संग्रहालय बना हुआ है जिसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना हुई 1985-1986 में। प्यारे साथियों, कालीबंगा जो सभ्यता है ना, इसका कालक्रम कितना है? 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। और इसकी कालक्रम के निर्धारण की जो पद्धति है वो क्या है? C14 रेडियो कार्बन प्रणाली। अच्छा, ये किस काल की देन है? तो काल कितने? 3, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो ये कौन से काल की देन है? आदि ऐतिहासिक काल की देन है। सभ्यता कैसी है? त्रिस्तरीय है। बोले तो पस हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन और अग्र हड़प्पा। पस हड़प्पा, हड़प्पा से पहले की, हड़प्पा के साथ की और हड़प्पा के बाद की। प्यारे साथियों, कालीबंगा सभ्यता की फर्श कैसी? सजावटी। बोले तो कैसी? अलंकृत। किसके जानकारी? मकान की जानकारी मिली है। मकान किसके बना हुआ? ईंट। ईंटों के साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से। ईंट कैसी? पहले कच्ची बाद में पक्की। ईंटों का आकार आयताकार। अनुपात क्या? 4:2:1। देखो ये सभ्यता कैसी है? नगरीय है। लोग कैसे? शांतिपूरी है। अच्छा, जमीन पे बनी हुई है ना सभ्यता, जमीन पे भूकंप आएगा तो मकान में क्या पड़ जाएगी? दरार। दरार वाले मकानों की जानकारी कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से मिली है। फर्श, फर्श का मतलब जमीन, और जमीन पे क्या होती है? खेती। खेती कितने प्रकार की? 2। एक तो कौन सी खेती? संयुक्त, और दूसरी कौन सी? मिश्रित। अच्छा, संयुक्त खेती क्या होती है? संयुक्त का मतलब है कि 2 काम संयुक्त हो रहे हैं, खेती प्लस पशुपालन बराबर कौन सी खेती? संयुक्त खेती। और दूसरी कौन सी है? मिश्रित। मिश्रित का मतलब है 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ में बोना। अच्छा, खेती किससे करेंगे? जानवरों से, क्योंकि उस जमाने में 2300 साल पहले की बातें, ट्रैक्टर जैसी भी तो थी नहीं, जानवरों से खेती होती। और खेती करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खेतों को जोतना पड़ेगा। खेतों को कैसे जोतेंगे? हल से जोतेंगे। और जब खेतों को हल से जोतोगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे हमको कहीं भी नजर नहीं आया। कौन नजर नहीं आया? मंदिर। इसका मतलब मंदिर के अवशेष नहीं मिले। पास में चबूतरा था, हम उस पर बैठे, इसका मतलब चबूतरा के साक्ष्य मिले हैं। और उसके पास में एक चिन्ह है जिसका नाम है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह पास में पड़ा हुआ मिला, इसका मतलब स्वास्तिक चिन्ह की जानकारी मिली है। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। 7 अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड को हवन कुंड कहते हैं, यज्ञ वेदिका भी कहते हैं। हाथ दिया तो क्या आई? राख, और राख के साथ में क्या आई? हड्डी। इसका मतलब पशु बलि के बारे में जानकारी मिली है। प्यारे साथियों, यहाँ से एक महिला की मुद्रा मिली है। ये मुद्रा मिली उस लड़के को, कुमार को मिली, और कुमार के नाम पर इसका नाम पड़ गया कुमार देवी की मुद्रा। और साथियों, महिला की मुद्रा, मुद्रा पैसा, पैसे पे महिला बैठी हुई है। इसका मतलब उस जमाने के परिवार में आदमी की चलती होगी या माता की चलती होगी? माता की चलती होगी। इसका मतलब परिवार की प्रणाली कैसी रही होगी? मां सत्तात्मक प्रणाली। जब परिवार की जो प्रणाली जब मां सत्तात्मक की होगी, माता की चलेगी। इसका मतलब चाची की और ताई की चलेगी और मम्मी की चलेगी, या कि पिता की चलेगी। तो पिता तो ये चाहेगा कि 7 भाई साथ में रहें, लेकिन माता कभी नहीं चाहेंगे कि हम साथ में रहें, ये कहेंगे हम तो अलग होंगे। इसका मतलब जो परिवार की जो प्रणाली है ना, वो है एकल परिवार की प्रणाली। और ये तो पता ही है, एक मोहर मिली बेलनाकार आकृति की, एक खोपड़ी मिली, खोपड़ी में छिद्र कितने? 6। और क्यों हुए 6 छिद्र? उस जमाने में एक रोग था, कौन सा? हाइड्रोस्फिलिस रोग की जानकारी कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। प्यारे साथियों, खोपड़ी वोपड़ी जो मिलती है ना, ये सब शमशान में मिलती हैं। और शमशान में क्या होता है? भूत नहीं नाचते, शमशान में समाधान होता है।
सावधान का मतलब है सबको ठिकाने लगाना। और कालीबंगा सभ्यता का समाधान 3 प्रकार का, एक तो है कलश, दूसरा आंशिक, तीसरा है पूर्ण समाधिकरण। कलश का मतलब मर गया, जला दिया, हड्डियों को कलश में रख के गाड़ दिया। आंशिक का मतलब है जंगल में छोड़ दो, पशु पक्षी खा जाएंगे। और पूर्ण समाधिकरण, पूरे के पूरे समा दो। किस में? कब्र में। कैसे समा दो? दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री के साथ में। घड़ी, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल, पर्स, बटुआ सबको रख दो। इसका मतलब किसकी जानकारी मिली है? ये चीज़ें इसको जहाँ जन्म लेगा वहाँ काम में आ जाएंगी। इसका मतलब पुनर्जन्म के साथ मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। प्यारे साथियों, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है दशरथ शर्मा, और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। नोट कर लेना, बहुत एग्जाम आता है। और दोस्तों, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है KUR कैनेडी, और KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन एक रोग के कारण हुआ है जिसका नाम है संक्रामक रोग। प्यारे साथियों, अगली वीडियो देखने के लिए इंतजार करें। रोज़ आपको इतिहास से संबंधित यहाँ वीडियो डाली जाएंगी इस चैनल पर। जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।